नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में कल्याणपुरी के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब NH-24 पर एक इनोवा कार को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा कार पलट गई। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, बीती रात को जब इनोवा एयरपोर्ट से मेरठ की तरफ आ रही थी, उसमें जो परिवार था उसमें आधे लोग बताया जा रहा है कि ईरान से आ रहे थे और आधे लोग उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। और जब ये कल्याणपुरी रेड लाइट के पास पहुंचे तो उसी वक्त दूसरी तरफ से विपरीत दिशा से जो है रॉन्ग साइड से एक डंपर आ रहा था, क्योंकि वहां पर अमूमन आजकल नेशनल हाईवे का सड़क बनाने का काम चल रहा है और ये डंपर उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है। अभी तक शुरुआती जांच में यही कहा गया है। और दूसरी तरफ जब ये गाड़ी के सामने एकदम से आया तो गाड़ी का जो ड्राइवर महराज था वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और बहुत जबरदस्त टक्कर लगी दोनों गाड़ियों के बीच में। और उसके बाद जो गाड़ी के अंदर बैठे सवार थे सभी लोग मौके पर ही, लगभग 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जो बचे हुए 7 लोग थे उनको बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों की और मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 मौतें अभी तक बताई गई हैं, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और ये सभी मेरठ को अपने घर जा रहे थे। जी, शुक्रिया दीपक। गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग पानी के बीच अपने बच्चों के साथ नजर आए। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ भीगते हुए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं, जहां जोरदार बारिश ने कई इलाकों की सूरत बिगाड़ दी है। बनासकांठा के कई हिस्से नदी की तरह नजर आने लगे। खराब मौसम के बीच राहत बचाव के लिए पहुंची NDRF की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों के घर डूबने लगे हैं। डूबती गाड़ियां छोड़कर लोग खुद को बचाने में जुटे हैं। पानी के बीच कहीं कहीं सड़कें भी नजर आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। बिजली और मोबाइल टावर भी ठप पड़ गए हैं। 2 दिन से जारी बारिश की वजह से पालनपुर, डीसा, धनेरा और लाखनी में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। लोगों को खड़े होने के लिए सूखी जमीन मिलनी मुश्किल है। भयानक बाढ़ के बीच गुजरात के बनासकांठा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक आदमी बाढ़ और उफनते पानी से बचने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़ गया। गनीमत ये रही कि बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से वो खंबे के ऊपर जिंदा बैठा रहा। इस दौरान एयरफोर्स की टीम वहां पहुंची और उस आदमी की तरफ रस्सी फेंकी गई। इसके बाद उस आदमी को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया गया और उसकी जान बच सकी। हालांकि प्रशासन लगातार बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने में जुटा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से गुजरात के बनास नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पाटन जिले में मुसीबत बढ़ गई। गुजरात के पाटन में लोग पानी में फंसे नजर आए। हालांकि पुलिस और NDRF की टीम पहुंच गई, लेकिन बनास नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। जानकारी के मुताबिक पाटन में 5 गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पानी इतना ज्यादा आया कि लोगों की फसल बह गई। प्रशासन लोगों को निकालने में जुटा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की तादाद काफी ज्यादा है। गुजरात में बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सेना भी बुला ली गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह नदियों और बांध का पानी बढ़ गया और बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से गुजरात के निचले इलाकों में लोग फंस गए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने PM नरेंद्र मोदी को भी बारिश और बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे का फैसला लिया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने गुजरात पहुंच गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। बाढ़ का जायजा लेने के बाद उन्होंने गुजरात सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बीती रात प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर शाह पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। आज शब्बीर शाह को दिल्ली लाया जा सकता है और कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा आतंक को फंडिंग करने के मामले की जांच कर रही NIA भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शब्बीर शाह को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस दिया था, लेकिन शब्बीर शाह पेश नहीं हुए थे। दिल्ली की एक अदालत ने भी इसी महीने शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। फिलीपींस के मारावी में कुछ लोगों के शव को दफनाया जाने लगा। ये लोग मारावी में सेना और आतंकियों के बीच चल रही लड़ाई में मारे गए।
इसलिए इन लोगों को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफनाया गया। सेना और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को 27 लोगों के शव को एक साथ दफनाया। शवों को एक जगह पर जमा करके पहले पवित्र जल छिड़का गया, इसके बाद गाड़ियों में शव रखकर कब्र तक ले जाया गया। मारावी में 2 महीने से ISIS और दूसरे आतंकी गुटों के साथ फिलीपींस की सेना की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के रहने वाले लोगों को हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के साथ जारी संघर्ष में अब तक 45 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। सेना और आतंकियों के बीच ये लड़ाई इस साल 23 मई से चल रही है, जिसके बाद फिलीपींस की सरकार ने इस पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया, जो इस साल दिसंबर तक लागू रहेगा। क्योंकि फिलीपींस की सरकार आतंकियों से सख्ती से निपटने के पक्ष में है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मार्शल लॉ के मुद्दे पर सोमवार को संसद में वोटिंग करवाई गई, जिसमें मार्शल लॉ को लागू रखने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने संसद के बाहर रैली निकाली और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि सरकार सिर्फ मारावी में नहीं बल्कि पूरे मिंडानाओ द्वीप में मार्शल लॉ लागू कर रही है, जिसकी वजह से आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस कानून का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि सेना और आतंकियों के बीच जारी जंग में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। क्योंकि आतंक प्रभावित इलाकों में आए दिन सेना और आतंकियों के बीच संघर्ष होता रहता है। मारावी में ज्यादातर घर आतंकियों का निशाना बन चुके हैं। इस लड़ाई से प्रभावित लोग कैंप लगाकर रह रहे हैं। मारावी में सुनसान हो चुकी सड़कों पर अब सिर्फ सेना के जवान और गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। सेना के जवान और आतंकियों ने खाली पड़े घरों पर कब्जा कर लिया है और वहीं से एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। गोरखपुर में बीती रात सड़क हादसे में एक आदमी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन अस्पताल पर समय पर इलाज न करने का आरोप लगा रहे हैं और पथराव भी उन्होंने किया। परिजनों ने सड़क पर भी जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार वाले नहीं माने तो पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। पुलिस वालों ने रोड जाम कर रही महिलाओं को भी जमकर पीटा। बुढ़ा अमरनाथ से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुंछ में श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सेना ने आतंकियों के ठिकाने से 5 किलोग्राम का आईडी बरामद किया है। मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन धमाके और लखनऊ में हुए आतंकी सैफुल्लाह एनकाउंटर के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद में एक आदमी को गोली मारकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक मुनीम को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट लिए। हैदराबाद में एक कबाड़ के गोदाम में रखे सिलेंडर में हुए धमाके से एक आदमी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक युवा इंजीनियर शैलेश का दावा है कि उसने ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसको लगाने के बाद 440 किलोवाट का तार पकड़ने पर भी करंट नहीं लगेगा। पटना के मुसल्लापुर घाट में अचानक एक दुकान में आग और फिर सिलेंडर में हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। उत्कर्ष चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने यूपीपीसीएस की 2012 से 2017 तक की हुई भर्तियों की जांच सीबीआई से पास कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस दौरान हुई भर्तियों को लेकर कई तरह की शिकायतें थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार ने यूपी में खनिज का ठेका देने के लिए ई टेंडरिंग करने का भी फैसला किया है। उत्कर्ष, इस योगी कैबिनेट की बैठक में और क्या खास और अहम फैसले लिए गए? इसके अलावा देखिए, और भी कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला था। इसके अलावा जो फैसला लिया गया है कि जो भी ई ऑक्शन होंगे खनिज विभाग में वो किए जाएंगे, यानी कि ताकि जो सामान्य ऑक्शन किए जाते हैं, सामान्य नीलामी की जाती है, उससे रोक हटे और भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसलिए ई ऑक्शन किए जाएंगे। ई टेंडरिंग के बाद अब ई ऑक्शन की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में कह चुके थे कि यूपीपीएससी को लेकर वो सीबीआई से जांच कराएंगे और अब उसको मंत्रिमंडल की अनुमति मिल गई है। उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की अनुमति मिल गई है, रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्द सरकार एक शासनादेश के जरिए सीबीआई जांच के लिए केंद्र को लिखने जा रही है। शुक्रिया उत्कर्ष। अमेरिका के एरिजोना में एक हेलीकॉप्टर उफनती हुई नदी के ऊपर उड़ता दिखा। यहां तेज बारिश के बाद कई जगहों पर अचानक आई बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी। और ऐसे ही एक इलाके में एक आदमी उफनती नदी के बीच फंस गया, जिसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचा।
नदी के तेज बहाव के बीच ये शख्स पत्थर पर खड़ा था। तभी हेलीकॉप्टर से बचाव दल का एक सदस्य रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरा और नदी में फंसे इंसान के पास पहुंचा। इसके बाद उसने बाढ़ में फंसे शख्स को रस्सी से बांधा और फिर हेलीकॉप्टर दोनों को उस जगह से किनारे की ओर लाने लगा। हेलीकॉप्टर जैसे ही किनारे की ओर पहुंचा तो पहले से किनारे खड़े बचाव दल के बाकी सदस्यों ने रस्सी पर लटके शख्स को सुरक्षित नीचे उतार लिया। मूसलाधार बारिश के बाद एरिजोना के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ का पानी अब शहरी इलाकों में घुसने लगा है। एक ऐसा ही नजारा तब दिखा जब सड़क पर आई अचानक बाढ़ में एक गाड़ी फंस गई। ये गाड़ी काफी देर तक यूं ही खड़ी रही और इसमें बैठे लोग पानी कम होने का इंतजार करते रहे। शहर के निचले इलाकों में तबाही का असर ज्यादा है। यहाँ बाढ़ से कई मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बारिश के बाद से ही एरिजोना की मुख्य नदियां उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो ये सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। राहत और बचाव के काम में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का चक्कर लगा रहे हैं ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा सके। उधर अमेरिका के इलिनॉय में भी अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। बाढ़ की वजह से यहाँ सब कुछ डूबा हुआ नजर आया। कई इलाकों में तो बारिश का पानी लोगों के घर में घुस चुका है। इतना ही नहीं, कई गाड़ियां पानी के बहाव में बहकर एक जगह इकट्ठा हो गईं। कल तक जिन पार्क में बच्चे खेलते थे वो अब पानी में डूब चुके हैं। शहर की गलियों और पार्क में पानी इस रफ्तार से बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जिन इलाकों में पानी का बहाव ज्यादा है वहां पुलिस ने एहतियातन घेराबंदी कर दी है। लंदन में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम बीती रात स्वदेश लौट आई। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची भारतीय टीम का स्वागत किया गया। भारतीय टीम टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उसे इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया का आज बीसीसीआई भी स्वागत करेगी। पुर्तगाल में कुछ दमकल कर्मी हाथ में बड़ा सा पाइप लेकर जंगल में लगी आग बुझाते दिखे। पुर्तगाल में फिर से भड़की जंगल की आग को बुझाने में 5000 दमकल कर्मियों को लगाया गया। और इन्हीं में कुछ दमकल कर्मी हाथ में पाइप लेकर आग वाली जगह पानी की बौछार करने लगे। जंगल की आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आग बुझाने के लिए वो किस जगह से घुसे। जंगल की इस आग ने कुछ रिहायशी इलाकों को भी चपेट में ले लिया। रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग खुद हाथ में पाइप लेकर आग बुझाते दिखे। वहीं कुछ लोग बाल्टी से पानी डाल रहे थे। जंगल की आग तेजी से फैल रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई इलाकों को खाली करवा लिया है। आग बुझाने में जुटे लोगों की दलील है कि तेज हवा की वजह से आग बढ़ती जा रही है और तमाम कोशिश के बावजूद आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए आग बुझाने के काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। ऐसे ही एक इलाके में सेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और आग पर पानी की बौछार करता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरे इलाकों में भी इसी तरह हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सेना का विमान भी पूरे इलाके का चक्कर काट रहा था। पिछले महीने ही पुर्तगाल के जंगल में भीषण आग लगी थी, जिसमें झुलसने से 64 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर भड़की आग ने प्रशासन की मुश्किल फिर से बढ़ा दी है। इलाहाबाद में मंगलवार को एक घर के बाहर पुलिस वाले बंदूक लेकर मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। पुलिस वाले एक बदमाश को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, जो भीतर से पुलिस पर गोलियां चला रहा था। पुलिस से मुठभेड़ से पहले शिवांग पासी नाम के इस बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंची। बताया जा रहा है कि शिवांग इलाके का नामी बदमाश और पूर्व सांसद का बेटा है। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वो मीडिया और पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। राष्ट्रपति भवन के परिसर में प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद एक ही कार में सवार होकर यहां से निकले, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से गाड़ियों का काफिला संसद भवन पहुंचा, जहां रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इससे पहले तय प्रक्रिया के मुताबिक रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रणब मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक साथ बाहर निकले और एक ही कार में बैठकर संसद भवन की ओर रवाना हुए। संसद भवन पहुंचने के बाद पहले रामनाथ कोविंद गाड़ी से उतरे, जिसके बाद प्रणब मुखर्जी कार से बाहर आए और फिर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया। मंच पर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद के अलावा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जगह ली, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता शुरू हुई। इसके लिए सबसे पहले एक अधिकारी ने शपथ ग्रहण के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर और निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और मुख्य न्यायाधीश ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। रामनाथ कोविंद
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। शपथ के बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने हाथ मिलाया, जिसके बाद कोविंद और प्रणब मुखर्जी के बीच कुर्सियों की अदला बदली हुई। इस दौरान नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम पहला संबोधन दिया। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सभी सदस्यों और पूरे देश को उन्हें अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के खत्म होते ही भारत माता की जय के नारों के साथ कुछ बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कार्यक्रम खत्म होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री समेत सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ वापस राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान किया और पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां रामनाथ कोविंद के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान खुली जिप्सी पर सवार होकर कोविंद ने परेड का निरीक्षण किया और हाथ हिलाकर मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी बैठे दिखे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खराब रिश्तों के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार न ठहराए। अमेरिका की वॉशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल की बैठक में मनीष तिवारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के लिए पाकिस्तान का भारत में आतंकियों को समर्थन देना है। मनीष तिवारी ने कहा कि भारत में 26/11 का आतंकी हमला हो या फिर दूसरे आतंकी हमले, सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश मानता है कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है बातचीत की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस नेता ने कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी बड़प्पन दिखाते हुए नवाज शरीफ की नातिन की शादी में शामिल हुए और बदले में हमें पठानकोट का हमला मिला। राजस्थान के माउंट आबू में पानी से लबालब सड़क पर गाड़ियां चलती नजर आईं। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई। इसके बावजूद लोग पानी से भरी सड़क पर गाड़ी लेकर चल पड़े। जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे। राजस्थान के माउंट आबू में 4 दिन में इतनी बारिश हुई कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ बारिश के बाद लबालब हुए डैम का पानी निचले इलाकों में जा घुसा। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। पानी की वजह से सैलानियों का आना भी बंद हो गया है। वहीं मारवाड़ जंक्शन में झरने के पास एक युवक फंस गया, जिसे पर्यटकों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। राजस्थान के सिरोही में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। जानकारी के मुताबिक सिरोही में बारिश ने 100 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही वजह रही कि सिरोही के कई गांव डूब गए। राजस्थान के सिरोही में लगभग सभी गांवों से संपर्क टूट चुका है। घरों में दरार पड़ने लगी। लोगों से यही अपेक्षा है कि नदी नाले हैं क्रॉस करने की प्रयास ना करें, क्योंकि उसी से हादसा हो सकती है। राजस्थान के जालौर में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। बचाए गए लोगों में कुछ बच्चे भी हैं। 3 जिलों में विशेष रूप से बाढ़ का प्रकोप रहा है। सबसे ज्यादा जो संकट की स्थिति थी वो जालौर में। राजसमंद में भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट गई। पानी के तेज बहाव को देखते हुए राजसमंद के कुछ इलाकों में प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। बारिश के बाद राजस्थान की नदियां उफान मारने लगी हैं। बढ़ते पानी ने जालौर और सिरोही के अलावा जोधपुर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद जोधपुर में नदियों के पास अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जोधपुर में सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। पुलिस की सख्ती के बावजूद लूणी नदी के पास यात्रियों से भरा एक ऑटो पलट गया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने ऑटो में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बाड़मेर में भी गांव के पास पानी पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन राजस्थान में बारिश का असर सड़क के अलावा ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से आबू रोड स्टेशन पर यात्री फंस गए, क्योंकि रेलवे के मुताबिक जोधपुर गांधीधाम, बीकानेर दादर, महसाणा आबू रोड और अहमदाबाद अजमेर ट्रेन 27 जुलाई तक रद्द है। इनके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, जिसकी वजह से आबू रोड स्टेशन पर मुसाफिर फंसे हुए हैं। लोग परिवार समेत स्टेशन पर ही जमे हुए हैं। कश्मीर के सोपोर में एक और आतंकी गिरफ्तार। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मदद मांगी है।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के परिवार पर फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। अपने 6 सांसदों के निलंबन से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज 24 अकबर रोड से स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर तक विरोध प्रदर्शन निकालेंगे। सीपीएम ने अपने महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला लिया है। जम्मू के राजौरी में पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 पुलिस जवानों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।